आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। पब्लिक एजुकेशन आमतौर पर पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस होता है। आज का जो सिस्टम है वो हाई मार्क्स और स्टैंडर्ड टेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। कई स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि वो फेलियर हैं और ना तो वो कॉलेज जा पाएंगे और ना ही उनका कोई सक्सेसफुल करियर होगा। लेकिन अगर इससे बेहतर अप्रोच हो तो क्या होगा? क्योंकि सक्सेस पाने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। इस बुक के ऑथर केन रॉबिन्सन ने एक टीचर, रिसर्चर और एजुकेशनल एडवाइजर के तौर पर 40 साल तक काम किया है। वो एजुकेशन के लिए एक बैलेंस्ड, इंडिविजुअल और क्रिएटिव अप्रोच को प्रमोट करते हैं। इस तरह हर बच्चे की यूनिक एबिलिटीज को डिस्कवर और डेवलप किया जा सकता है। केन मानते हैं कि टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हर किसी के पास पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ताकत है। इस समरी में आप ऐसे स्कूल के बारे में जानेंगे जो रेवोल्यूशन ला रहे हैं। आप उन बच्चों की कहानियां जानेंगे जो ट्रेडिशनल स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद क्रिएटिव स्कूल्स में नाम कमा रहे हैं। आप ऐसे प्रिंसिपल्स भी सीखेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे, जो उन्हें आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट और जिम्मेदार एडल्ट बनने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक टू बेसिक्स। लॉरी बैरन जॉर्जिया, यूएस के स्मोकी रोड मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल है। ये स्कूल सिर्फ 5 साल पहले शुरू हुआ था और यहाँ लॉरी से पहले 4 प्रिंसिपल आ चुके थे। लॉरी से पहले जो प्रिंसिपल आए थे वो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी स्मोकी रोड में इतने समय तक नहीं टिक पाया कि बड़ा बदलाव ला सके। न्यूनिन, जॉर्जिया के 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। स्मोकी रोड के 60% स्टूडेंट्स बहुत गरीब परिवार से आते हैं। 2004 में पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल की परफॉर्मेंस सबसे कम रही थी। स्मोकी रोड में बच्चे स्कूल में बहुत एब्सेंट भी रहते थे और वहाँ डिसिप्लिन से जुड़े मामले भी सबसे ज़्यादा थे। लॉरी ने डिसाइड किया कि जो पहली चीज़ उन्हें करनी चाहिए वो है स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी और स्टेबिलिटी पक्का करना। एक प्रिंसिपल के तौर पर उनका पहला साल स्टूडेंट्स को आपस में लड़ने से रोकने में गुजरा। लॉरी को एक रेफरी की भूमिका निभानी पड़ती थी। स्टूडेंट्स आपस में इतना लड़ते थे कि उन्हें कुछ सीखने का टाइम ही नहीं मिलता था। इसलिए लॉरी उनके बीच सुलह करवाया करती थी और इसलिए उन्होंने कुछ ग्राउंड रूल्स भी बनाए। उन्होंने कुछ बच्चों को सस्पेंड करके उन्हें सजा भी थी। बाकी प्रिंसिपल्स की तरह लॉरी ने एक ही साल में घबराकर ये जॉब नहीं छोड़ी। दूसरे साल में उन्होंने स्मोकी रोड के मिशन और विजन पर फोकस किया। लॉरी ने अपने स्टाफ को समझाया कि उन्हें स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना होगा। टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी को बच्चों की काबिलियत पर भरोसा करना होगा। लॉरी ने इस विजन को 4 स्टेप्स में अप्लाई किया। सबसे पहले उन्होंने गोल सेट किया स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को बढ़ाने का। उनकी मदद तभी की जा सकती थी जब वो स्कूल आते। इससे लॉरी को यह एहसास हुआ कि उन्हें किसी बच्चे को बुरा बर्ताव करने पर सस्पेंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बच्चों को लड़ने से रोकने के लिए स्टाफ की मदद ली। उन्होंने ग्राउंड रूल्स अप्लाई किए ताकि हर स्टूडेंट सेफ फील कर सके और पढ़ाई पर फोकस कर पाए। तीसरा, लॉरी को यह भी एहसास हुआ कि उन्हें हर स्टूडेंट को अलग अलग इंसान के तौर पर देखना होगा, जिनकी अपनी अलग अलग ज़रूरतें और काबिलियत है। चौथी बात, उन्होंने टीचर्स को प्रॉपर करिकुलम फॉलो करने में मदद की ताकि स्टूडेंट्स बड़े होकर कामयाब इंसान बन सके। लॉरी के 2 असिस्टेंट प्रिंसिपल भी थे। तीनों मिलकर हर हफ्ते एक क्लासरूम में जाकर देखते थे कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो लॉरी को महसूस हुई वो ये कि हर स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। जैसे मान लो किसी लड़के को फुटबॉल पसंद है तो उसके टीचर उसे फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन दे सकते हैं और उसका गेम देखने भी जा सकते हैं। जब बच्चा देखेगा कि टीचर उसके पैशन की कद्र करते हैं तो बदले में वो भी उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होगा जो उसकी टीचर की नज़र में वैल्यूएबल है, यानी पढ़ाई करना। लॉरी का एक स्टूडेंट था जो अच्छा एथलीट था, पर वो 6 क्लास में फेल हो गया था क्योंकि उसके खिलाफ डिसिप्लिन तोड़ने के 33 मामले दर्ज किए गए थे। लॉरी ने उससे बात की तो उन्हें समझ आया कि उस बच्चे के लिए स्पोर्ट्स सबसे ज़रूरी चीज़ थी। बाद में उस बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। 7th और 8th क्लास में उसके खिलाफ सिर्फ 2 डिसिप्लिन एक्शन लिए गए थे। इसके अलावा वो हर एग्जाम में पास भी हो रहा था। एक और एग्जाम्पल है उस लड़की का जो 6th क्लास में फेल हो गई थी। वो एक गरीब परिवार से थी और उसके पिता की 2 साल पहले मौत हो गई थी। वो लड़की एक स्पेशल प्रोग्राम में डाली गई थी क्योंकि वो पढ़ने में अपने क्लासमेट से पीछे थी, लेकिन उसके म्यूजिक टीचर ने देखा कि उस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी थी।
उन्होंने उसे स्कूल प्रोग्राम में अकेले परफॉर्म करने का मौका दिया। उस परफॉर्मेंस के बाद उस लड़की के मार्क्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगा था। ये एक नया स्टैंडर्ड था जो लॉरी ने स्मोकी रोड में अप्लाई किया था। उन्हें और उनके स्टाफ को पता चल गया था कि उनके स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिसे अचीव करने में उन्होंने उनकी मदद की। स्टूडेंट्स को भी जब एहसास हुआ कि स्कूल उनके पैशन की कदर करता है, तो वो भी बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि स्मोकी रोड के स्टूडेंट्स अब मैथ्स और रीडिंग में 60% तक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस में भी बहुत इंप्रूवमेंट आया था और उनके खिलाफ डिसिप्लिन से जुड़ी शिकायतें भी कम होने लगी थी। 2011 में मेट लाइफ फाउंडेशन ने स्मोकी रोड स्कूल को ब्रेक थ्रू अवार्ड दिया। 2013 में लॉरी बैरन को मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल ऑफ द ईयर बना दिया गया। 2001 में यूएस कांग्रेस ने नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड एक्ट पास किया। देश के गिरते एजुकेशन स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए यह यूएस गवर्नमेंट का बड़ा फैसला था। देश भर में नए स्कूल प्रोग्राम और टेस्टिंग के तरीकों के लिए $800 बिलियन इन्वेस्ट किए गए। हालांकि ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो स्कूल में एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं, जैसे कि गरीबी, फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम, सोशल भेदभाव, स्कूल में खराब फंडिंग, हाई स्कोर लाने का प्रेशर वगैरह वगैरह। अंत में रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि स्टूडेंट्स की लो परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह स्कूल के पढ़ाने का मेथड और खराब क्वालिटी है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने और उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए एक बैलेंस करिकुलम और टीचिंग का बेहतर तरीका अपनाना जरूरी है। बेसिक्स पर वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें ज़्यादा एग्जाम देने के लिए मजबूर किया जाए या उन पर ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रेशर डाला जाए। इसका मतलब है कि एजुकेशन का सही मतलब समझना, जो है सीखना और स्टूडेंट की काबिलियत को बढ़ाना। चेंजिंग मेटाफोर्स। स्टीव रीस कैंसास मिसोरी के एक आर्किटेक्ट हैं। उन्हें एक बार डेलासेल एजुकेशन सेंटर में करियर डे पर इनवाइट किया गया था। ये शहर के अंडर परफॉर्मिंग बच्चों के लिए चार्टर हाई स्कूल है। इनमें से ज़्यादातर बच्चे अपने पुराने स्कूल से निकाले गए थे या गरीब परिवार से थे। स्टीव ने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लर्निंग, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उनमें पोटेंशियल की कमी नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस स्कूल के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल रहेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने सीनियर हाई स्टूडेंट्स के लिए जूनियर कॉलेज क्लास का इंतजाम किया। इसके बाद स्टीव ने एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहां एक वर्किंग एडल्ट और एक डेलासेल स्टूडेंट की जोड़ी बनाई गई। इस वर्किंग प्रोफेशनल को ये काम दिया गया था कि उन्हें स्टूडेंट को अपने साथ काम पर ले जाना था, ताकि वो काम के बारे में जान सकें। इससे एडल्ट्स को ये पता चला कि स्टूडेंट्स को फ्री में मेंटर करना उन्हें संतुष्टि देता है। और लास्ट में स्टीव ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा कि क्या वो क्लास को बिजनेस और क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा सकते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके लिए फौरन मान गए। स्टीव ने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दिया, जिसमें स्टूडेंट्स को टूथपिक से बना एक ब्रिज बनाना था। वो उन्हें ये भी सोचने पर मजबूर कर देते थे कि सालाना $80,000 कमाने वाली नाई की दुकान कैसे चलाई जाए। उनका सबसे खास प्रोजेक्ट था स्टायरोफॉर्म से कार का मॉडल बनाना। बाद में स्टीव ने स्टूडेंट्स के लिए एक पुरानी रेसिंग कार ढूंढी और उसे ठीक करने में बच्चों की मदद की। बच्चे सीखने और अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। स्टीव ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो अपनी रेसिंग कार को इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलाएं। जल्द ही ये प्रोजेक्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया, जिसका नाम था माइंड ड्राइव। स्टीव बच्चों को गाइड कर रहे थे और उन्होंने मिलकर कई गाड़ियां भी ठीक की। उन्हें एक टायर कंपनी ब्रिजस्टोन से स्पॉन्सरशिप भी मिला था। 2012 में माइंड ड्राइव के बच्चों ने सैन डिएगो से जैक्सनविल तक एक 1977 लोटस एस्प्रिट को चलाया, जिसे उन्होंने ठीक किया था। पूरे सफर के दौरान उन्होंने 40 चार्जिंग स्टॉप बनाए। इतना ही नहीं, सफर के दौरान उन्होंने कई जगह अलग अलग स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन भी दिए। 2013 में माइंड ड्राइव के बच्चों ने अपनी 1967 कर्मांगिया को एक्रोन से वॉशिंगटन डीसी तक ड्राइव करके ले गए। सोशल मीडिया पर ये लोग काफ़ी ट्रेंड में रहे और कई न्यूज़ प्रोग्राम में भी आए। माइंड ड्राइव के स्टूडेंट्स अपनी अचीवमेंट को लेकर काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे। वो बड़े नाज से अपने कस्टमाइज टी शर्ट पहनकर स्कूल आते थे। डेलासेल के स्टूडेंट्स पहले लो अचीवर्स हुआ करते थे। किसी को भी उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो कॉलेज तक पहुंच पाएंगे और कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन माइंड ड्राइव की वजह से स्टूडेंट्स को अपने असली पोटेंशियल का एहसास हुआ। वो इलेक्ट्रिक कार बनाकर उसे ड्राइव करके देश भर का चक्कर लगा सकते थे। इस चीज़ ने उन्हें कॉन्फिडेंस से भर दिया था। माइंड ड्राइव के स्टूडेंट्स ने अच्छे ग्रेड्स के साथ हाई स्कूल पूरा किया और उनमें से 80% बच्चे कॉलेज भी गए। स्टीव कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ बैचलर की डिग्री लेने तक सीमित नहीं है। माइंड ड्राइव को पूरा यकीन है कि जिन बच्चों को लेकर वो पहले बेहद नाउम्मीद थे, आगे चलकर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां उनका अपना परिवार, घर और गाड़ी सब कुछ होगा। स्टीव ने यह साबित कर दिखाया कि डेलासेल के स्टूडेंट्स बुद्धू नहीं हैं और ना ही उनकी किस्मत में सिर्फ फेल होना लिखा है।
बल्कि उन्हें वो सब्जेक्ट पढ़ने को ही नहीं मिले जो उन्हें पसंद थे और उनकी स्किल्स को डेवलप कर सकते थे। प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, बल्कि सिस्टम में है। पहली बात तो ये कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ऐसा कैसे बन गया, ये सब शुरू कैसे हुआ। मास पब्लिक एजुकेशन की शुरुआत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एक पार्ट के तौर पर हुई थी। पहले ज़्यादातर लोग किसान हुआ करते थे। एजुकेशन सिर्फ अमीर और धार्मिक परिवारों के लिए हुआ करती थी। यूरोप में 1500 की शताब्दी के दौरान सिर्फ 5% लोग ही शहरों में रहा करते थे। फिर 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया। स्टीम इंजन और मशीनों के आ जाने से कॉटन, ऊन, आयरन और स्टील जैसी चीज़ों के प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। लोगों ने शहरों में रहना और काम करना शुरू कर दिया। माइन, रेलवे, फैक्ट्री और शिपयार्ड में मजदूरों की डिमांड बढ़ने लगी। टेक्निकल वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। क्लरिकल वर्कर्स ऑफिस में पेपर वर्क करने लगे। वकील और डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल लोग अमीरों को अपनी सेवाएं देने लगे। यूके में सिविल सर्वेंट और एम्बेसडर को कॉलोनी के लिए नौकरी पर रखा जाने लगा। वर्कर्स की बढ़ती डिमांड के अलावा मास एजुकेशन सोशल कंट्रोल का भी एक जरिया बन गया। इसने बच्चों को उनके सोशल क्लास के हिसाब से सीखने और सोशलाइज करना सिखाना शुरू कर दिया। इसीलिए मास एजुकेशन एक पिरामिड की तरह बनाया गया। इसके बेस पर सबके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन थी, बीच में कुछ लोगों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन और टॉप पर हायर एजुकेशन जो गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी। एलिमेंट्री में बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग की बेसिक एजुकेशन ही दी जाती थी। सेकेंडरी लेवल पर उन्हें और ज़्यादा स्पेसिफिक क्लास में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे कि जर्मनी में हाउप्टशूल उन बच्चों के लिए होता है जो मजदूरी करते हैं। हाउप्टशूल जर्मनी में एक सेकेंडरी स्कूल है जो 4 साल के एलिमेंट्री स्कूल के बाद शुरू होता है। रियल स्कूल उन बच्चों के लिए होता है जो आगे चलकर बैंकिंग जैसे व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं। जिम्नेजियम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कॉलेज जाना चाहते हैं और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन चुनना चाहते हैं। ये ट्रेडिशनल सिस्टम बच्चों को चीज़ों को अपनाना सिखाता है। उन्हें एक ही सिंगल स्टैंडर्ड के बेसिस पर जज किया जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो वही करेंगे जैसा उन्हें कहा जाए। जबकि क्रिएटिव स्कूल हर बच्चे की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी और अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी, अपने शौक और स्किल्स होते हैं। उन्हें वो आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो सीख सकें, एक्सप्लोर कर सकें और वो चीज़ें क्रिएट कर सकें जो वो चाहते हैं। इस तरह से बच्चे अपने टैलेंट को डिस्कवर और डेवलप कर पाएंगे और अपने तरीके से अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन अफसोस कि करंट एजुकेशन सिस्टम बहुत से स्टूडेंट्स को सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड के बेसिस पर फेल करार दे देता है। इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस कभी डेवलप ही नहीं हो पाता है और इनकी आने वाली जिंदगी दुख और तकलीफों में गुजरती है। एजुकेशन सिस्टम इन बच्चों को कभी अपनी असली काबिलियत जानने का मौका ही नहीं देता है। चेंजिंग स्कूल्स। केन डैनफोर्ड मैसाचुसेट्स में नॉर्थ स्टार सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सेंटर के फाउंडर हैं। कई साल पहले केन एक ट्रेडिशनल जूनियर हाई स्कूल में हिस्ट्री टीचर हुआ करते थे। अपने पहले दिन ही उन्हें पता चल गया था कि स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केन का एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा। उनके अपने स्टूडेंट्स से अक्सर बहस हो जाया करती थी और बहस का मुद्दा होता था स्टूडेंट्स की बुरी आदतें, जैसे कि उनका लेट स्कूल आना और देर देर तक बाथरूम ब्रेक्स लेना। फिर केन ने होम स्कूलिंग के बारे में लिखी एक बुक पढ़ी जिसका टाइटल था द टीनेज लिबरेशन हैंडबुक। इसमें नॉन कन्फर्मिटी के बारे में और जिम्मेदारी लेने के बारे में बताया गया था। इसमें होम स्कूलिंग वाले टीनेजर्स के एक्सपीरियंस को बताया गया था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर करूंगा, पर मैं 18 साल का होने तक इंतज़ार नहीं करूंगा। तो केन ने सोचा कि अगर वो बच्चों से कहें कि उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा। अगर वो उन पर कोई सब्जेक्ट थोपने के बजाय उनसे ये पूछें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं। केन को एहसास हुआ कि उन्हें सीखने के लिए एक ऐसी जगह बनानी है जो स्कूल ना हो। स्टूडेंट्स को एक कम्युनिटी सेंटर और एक यूनिक प्रोग्राम की ज़रूरत थी जहां वो सेफ फील कर सकें और जो वो चाहते हैं वो सीख सकें। और तब नॉर्थ स्टार की शुरुआत हुई। ये कोई रेगुलर स्कूल नहीं है, बल्कि एक सेंटर है उन टीनेजर्स के लिए जो स्कूल नहीं जाना चाहते। केन ने ये बात महसूस की थी कि स्टूडेंट्स को चॉइस देना काफ़ी पावरफुल डिसीजन है। वो नॉर्थ स्टार को बीच में छोड़ते नहीं थे, बल्कि उनमें से कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बड़े नामचीन कॉलेज में जा रहे थे, जैसे कि MIT और UCLA। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉर्थ स्टार के स्टूडेंट से काफ़ी इंप्रेस थे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट और क्रिटिकल थिंकर्स थे। एक स्टूडेंट ने किंडरगार्टन से होम स्कूलिंग करने के बाद 7th ग्रेड में आकर नॉर्थ स्टार को ज्वाइन किया था। उस लड़के ने सोशलाइज करना यहीं आकर सीखा था और उसके मेंटोर ने उसके दिल से मैथ्स का सारा डर दूर कर दिया था। जब वो 15 साल का हुआ तो उसने कम्युनिटी कॉलेज में कैलकुलस में एडमिशन लिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर पास हुआ।
उसके बाद वो लड़का कैलकुलस 2 और 2 पोस्ट कैलकुलस 2 कोर्स करने के लिए मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी यूमैस चला गया और उसने सभी में टॉप किया। जल्द ही नॉर्थ स्टार का ये लड़का 16 साल का हो गया, लेकिन एक एक्सटर्नल स्टूडेंट होने के नाते उसे पहले की तरह हायर कैलकुलस क्लास नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वो यूमैस एडमिनिस्ट्रेशन में गया और बोला, मैं कभी ट्रेडिशनल स्कूल नहीं गया और एसएटी नहीं दिया, मुझे बस इतना पता है कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है ताकि मैं एडवांस्ड कैलकुलस क्लास में जा सकूं। उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लड़के को कॉमनवेल्थ प्रोग्राम में रख लिया, जो कि असल में वैलिडिक्टोरियन के लिए था। 20 साल की उम्र में उसने मैथ्स और चाइनीज में डबल मेजर के साथ यूमैस से ग्रेजुएशन पूरी की। नॉर्थ स्टार के दूसरे स्टूडेंट्स ने यहाँ हाई लेवल की एंगेजमेंट एक्सपीरियंस की, जो उन्हें कभी ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं हुई थी। जो बच्चे स्कूल जाने के नाम से चिढ़ते थे, वो नॉर्थ स्टार में सीखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। वो सेंटर से ग्रेजुएशन करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार थे। नॉर्थ स्टार की सफलता ने लिबरेटेड लर्नर्स की स्थापना की। ये एक आउटरीच प्रोग्राम था जहां दूसरे एरिया के टीचर्स ने नॉर्थ स्टार मॉडल पर बेस्ड और सेंटर बनाए। केन डैनफोर्ड इस बात को समझते थे कि बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। एक साइज सबको फिट नहीं होता। एक स्टूडेंट को जिस तरीके से समझ आता है, अगर उसी तरीके से सिखाया जाए तो वो अमेजिंग प्रोग्रेस कर सकता है। नॉर्थ स्टार सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सेंटर ने यह साबित कर दिखाया था कि स्कूलों को अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के बेहतर तरीके सोचने होंगे और उन्हें एक सक्सेसफुल अडल्ट बनने में मदद करनी होगी। टीचर्स और प्रिंसिपल्स अक्सर कहते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स पूरी करेंगे, लेकिन फेडरल स्टेट गवर्नमेंट हमें ऐसा करने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड करिकुलम और एग्जाम की डिमांड करके पब्लिक स्कूल सिस्टम पर एक तरह से पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन आप सिस्टम में रहकर बदलाव ला सकते हैं। स्कूल के कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं जिनके लोग आदी हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वो ज़रूरी नहीं होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ग्रुप में रखना, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना, पीरियड के शुरू होने से पहले और बाद में बेल बजाना, सभी स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ मुंह करके बैठाना, खासकर मैथ क्लासेस के दौरान, वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसे कई स्कूल्स हैं जिन्होंने सिस्टम में रहकर इनोवेशन अप्लाई किए थे। उनमें बड़े पैमाने पर इंप्रूवमेंट देखने को मिले थे। किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए आपको 3 प्रिंसिपल की जरूरत होगी। चीजें कैसे की जा रही हैं इसे क्रिटिक की नजर से देखना, एक विजन कि वो कैसे की जानी चाहिए, और एक थ्योरी ऑफ चेंज जो उस विजन को एक्शन में बदले। यूएस में एक क्रिटिक बन गया कि एकेडमिक स्टैंडर्ड बेहद लो हैं, जिसे ऊपर उठाने की सख्त जरूरत है। उसका विजन रखा गया कि एकेडमिक का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। लोगों के पास स्टेबल जॉब के लिए कॉलेज की डिग्री होनी ही चाहिए। थ्योरी ऑफ चेंज है खासकर नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड में क्लियर स्टैंडर्ड सेट करना और रेगुलर एग्जाम देना। वहीं फिनलैंड में सिचुएशन एकदम अलग है। इस देश का एजुकेशन स्टैंडर्ड भी काफ़ी लो हुआ करता था, लेकिन फिनिश गवर्नमेंट ने टेस्ट और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लागू नहीं किए। फिनिश के स्कूलों ने एक बैलेंस्ड करिकुलम फॉलो किया जिसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, मैथ्स और साइंस शामिल थे। उन्होंने वोकेशनल और प्रैक्टिकल प्रोग्राम को भी टॉप प्रायोरिटी दी। टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, जबकि प्रिंसिपल को स्कूल चलाने की गाइडेंस और प्रोफेशनल सपोर्ट दिया जाता है। एक दूसरे से मुकाबले करने के बजाय फिनिश के स्कूल एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज, स्किल्स और आइडियाज शेयर करते हैं। वो अपनी कम्युनिटी और अपने स्टूडेंट्स के परिवार के साथ करीबी रिश्ता रखते हैं। फिनलैंड में कोई स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होते, सिवाय एक एग्जाम के जो हर स्टूडेंट को हाई स्कूल के खत्म होने पर देना होता है। इसके बावजूद फिनलैंड मैथ्स, साइंस और रीडिंग में इंटरनेशनल असेसमेंट में टॉप रैंक में आता है। नेचुरल बॉर्न लर्नर्स। सुगाता मित्रा एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1999 में नई दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दीवार पर एक कंप्यूटर सेट किया और उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। सुगाता ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे इसके साथ क्या कर सकते हैं। उन्होंने पहले कभी कोई कंप्यूटर नहीं देखा था। इंटरनेट ब्राउज़र इंग्लिश में था, जो एक ऐसी लैंग्वेज थी जो उन्हें बोलना नहीं आता था। लेकिन सुगाता ने देखा कि बच्चे एक्सप्लोर करके जल्दी सीखते हैं। वो कुछ ही घंटों में एक दूसरे को गेम्स खेलना, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना और इंटरनेट सर्फ करना सिखा देते हैं। इसके बाद सुगाता ने अपना एक्सपेरिमेंट अपग्रेड किया। उन्होंने कंप्यूटर पर एक स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम सेट करके उन बच्चों को दिया जो भारी तेलुगु एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोल सकते थे। कंप्यूटर प्रोग्राम उनका एक्सेंट समझ नहीं पाया और गलत शब्द एंटर करने लगा। बच्चे और सुगाता समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए वो कंप्यूटर को वैसे ही छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन 2 महीने बाद सुगाता ये देखकर हैरान रह गए कि बच्चों ने ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बात करना सीख लिया था। उन्हें पता चला कि स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम उन्हें उस एक्सेंट में समझ पा रहा था।
2013 में सुगाता ने स्कूल को क्लाउड पर लॉन्च किया, जहां रिटायर हो चुके टीचर्स स्टूडेंट्स को स्काइप के जरिए पढ़ा सकते थे। उनके एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया था कि बच्चे नेचुरल लर्नर होते हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं और चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर लेते हैं, और जो नई नई चीज़ें वो सीखते हैं उन्हें दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके बावजूद इतने सारे बच्चों को स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं है? क्यों ज़्यादातर बच्चों को क्लासरूम में मज़ा नहीं आता है और वो बोर हो जाते हैं? असल में एक ट्रेडिशनल स्कूल में टीचर किसी टॉपिक पर डिस्कस करता है और बच्चों को असाइनमेंट देता है। वहाँ का लर्निंग मोड ज़्यादातर वर्बल यानी बोलकर या मैथमेटिकल होता है। इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, लिखना होता है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं और टीचर के सवालों का जवाब भी देना होता है। बीच बीच में एग्जाम लिए जाते हैं, जिनकी तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स को कई कई घंटे पढ़ना होता है। कुछ टॉपिक आसान होते हैं और कुछ मुश्किल, लेकिन इसके बावजूद डिस्कशन के लिए सारे टॉपिक्स को बराबर का टाइम दिया जाता है। स्कूल का एक दिन हर सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम ब्लॉक्स में बटा होता है और बेल बजने के साथ ही अगले सब्जेक्ट की बारी आ जाती है। तो आखिर स्कूल का ये रूटीन आया कहाँ से? ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से आया है, जो बताता है कि कैसे इंडस्ट्रियलिज्म ने एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है। इसमें स्टूडेंट्स उन प्रोडक्ट्स की तरह होते हैं जो रॉ मटेरियल से ग्रेजुएशन तक असेंबली लाइन से होकर गुजरते हैं, ताकि वो बड़े होकर अलग अलग कॉरपोरेशन में काम कर सकें। दूसरा प्रिंसिपल है इंटेलेक्चुअल कल्चर, जो प्लेटो के अकेडमी के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अकेडमिक का मतलब इंटेलिजेंट या एजुकेशन अचीवमेंट से है, लेकिन अकेडमिक का असली मतलब अप्लाइड या प्रैक्टिकल के बजाय थियोरेटिकल वर्क से है। अकेडमिक वर्क के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है फैक्ट्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट लोग, डेट और इवेंट्स। दूसरा है कॉन्सेप्ट, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन और नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा है डेस्क स्टडीज, जैसे कि लिखना, पढ़ना और मैथ्स के सवाल हल करना। ये प्रैक्टिकल वर्क से उल्टा है, जिसमें फिजिकल स्किल्स, टूल्स का इस्तेमाल और हैंड आई कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल होता है। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को जानने और उन्हें अप्लाई करने में बहुत फर्क होता है। जैसे मान लो आप म्यूजिक की थ्योरी जाने बिना भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, या जैसे कोई आर्ट की हिस्ट्री पढ़े बिना भी अच्छी पेंटिंग बना सकता है। प्रॉब्लम हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में है, जो एकेडमिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स के बजाय फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स और डेस्क स्टडीज तक ही सीमित है। प्रैक्टिकल और अप्लाइड वर्क को एकेडमिक के जितना ही बराबर का स्टेटस मिलना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट्स आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस जैसे सब्जेक्ट में अपनी स्किल्स को पहचान पाएंगे और उन्हें डेवलप कर पाएंगे। हमारा फ्यूचर उन लोगों पर डिपेंड करता है जो हमारी प्रॉब्लम, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी का कोई क्रिएटिव सोल्यूशन निकाल सकें। यही वजह है कि हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें और उन्हें अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। द आर्ट ऑफ टीचिंग। रैफ एस्क्विथ लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में होबार्ट एलिमेंट्री स्कूल में टीचर हैं। इस इलाके के ज़्यादातर लोग एशिया और लैटिन अमेरिका से आए इमिग्रेंट्स हैं, जिनकी इनकम भी कम है और ग्रेजुएशन रेट भी। उनमें से कई लोगों ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उन्हें ठीक से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था। हालांकि रैफ के स्टूडेंट्स को जल्दी ही टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने लगा था। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे और उनमें से ज़्यादातर लोगों का करियर काफ़ी सक्सेसफुल था। रैफ अपने क्लास को शेक्सपियर के बारे में पढ़ाते थे। 1 साल में स्टूडेंट्स शेक्सपियर का एक प्ले सीखकर उसे हर एंगल से एनालाइज करते, जैसे कि उसके कैरेक्टर, कहानी, लैंग्वेज और एक्टिंग। एक बार इस बुक के ऑथर कैन रॉबिन्सन ने स्टूडेंट्स का प्ले द टेम्पेस्ट देखा। रैफ के उस साल 35 स्टूडेंट्स थे, जो 9 से 10 साल के बीच की उम्र के थे। सबने प्ले की एक एक लाइन याद कर रखी थी, जो उन्हें दिल से याद थी। रैफ ने अपने स्टूडेंट्स को शेक्सपियर का दीवाना बना दिया था। वो लोग स्कूल के बाद डेली प्रैक्टिस करते थे और उनका ज़्यादातर समय रैफ के रूम 56 में गुजरता था। रैफ की क्लास के लिए स्टूडेंट्स का जोश उनके बाकी सब्जेक्ट्स के बीच बंट गया था। वो लोग छुट्टियों के दौरान भी प्रैक्टिस किया करते थे और इस चक्कर में उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया था। जबकि रैफ ने हफ्ते में 6 दिन काम करके और ओवरटाइम करके एक एग्जाम्पल सेट किया था। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि आपको ऐसे पढ़ाना होगा जैसे आपके बालों में आग लगी हो। एक बार रैफ अपने स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उनकी एक स्टूडेंट काफ़ी शांत और शर्मीली थी और सबसे अलग थलग रहती थी। उस दिन उस लड़की का अल्कोहल लैंप जल नहीं पा रहा था, जिस कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे पीछे रह गई है। रैफ ने नोटिस किया कि उसके अल्कोहल लैंप का विक यानी बत्ती काफ़ी छोटा थी। यही वजह थी कि वो जल नहीं पा रहा था।
आगे पढ़ाने के बजाय रैफ ने आगे बढ़कर उस लड़की के लैंप को जलाने की पूरी कोशिश की। वो माचिस के बेहद करीब पहुंच गए थे और आखिरकार बत्ती ने आग पकड़ ली, लेकिन वो लड़की और बाकी के स्टूडेंट्स डर और हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। रैफ उस शर्मीली लड़की की मदद करने में इतने बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके बाल में आग लग गई। जल्दी से उन्होंने अपने सिर को जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया जब तक कि आग बुझ नहीं गई। इस घटना ने रैफ को एहसास कराया कि पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की इतनी फिक्र होनी चाहिए कि अगर उनके बाल में आग भी लग जाए तो उन्हें पता ना चले। कुछ समय बाद रैफ को आर्ट्स के लिए नेशनल मेडल दिया गया। वो पहले टीचर थे जिन्हें ये पहचान मिली थी। टीचर एक जिम्मेदार अडल्ट होता है जिसे अपने स्टूडेंट्स की फिक्र होती है और वो उन्हें सीखने में हमेशा मदद करता है। लेकिन आज के ट्रेडिशनल स्कूल सिर्फ स्टैंडर्ड टेस्ट लेने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स से 1 से 2 महीने तक एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा वो क्लरिकल टास्क करते हैं जैसे रिपोर्ट बनाना, मीटिंग्स अटेंड करना और डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। इसलिए टीचर्स का सारा फोकस उनके असली जॉब से हट जाता है, जो है स्टूडेंट्स के साथ नॉलेज और स्किल्स शेयर करना। उन्हें अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए और उन्हें वेल ट्रेन्ड और हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा सकें। अच्छे टीचर्स माली की तरह होते हैं जो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उनके पौधों को ग्रो करने के लिए बेस्ट कंडीशन मिले। वो अपने स्टूडेंट्स को उनका बेस्ट देने में और उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने में मदद करते हैं। व्हाट्स वर्थ नोइंग। हाईटेक हाई एक चार्टर हाई स्कूल है जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी और ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया में है। यहाँ एकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन साथ में दी जाती है। आज हाईटेक हाई में 3 एलिमेंट्री स्कूल, 4 मिडिल स्कूल और 5 हाई स्कूल हैं। इसका करिकुलम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को फॉलो करता है। यहाँ के टीचर्स ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढते हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट हो। वो एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने या सैन डिएगो की इकोलॉजी पर कोई बुक पब्लिश करने का काम दिया जाता है, ताकि उस एक प्रोजेक्ट में ही बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफी, राइटिंग और इकोलॉजी के बारे में सीखने को मिल सके और स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट पूरा करके लोकल कम्युनिटी तक लेकर जा सके। हाईटेक हाई में टाइम ब्लॉक भी कम होता है। स्टूडेंट्स को हर 45 मिनट बाद सब्जेक्ट बदलना नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिससे कि वो अपने काम को और ज़्यादा फोकस्ड होकर कर पाते हैं। वहाँ के बच्चों को किसी भी समय बाथरूम जाने की भी आज़ादी है। उन्हें कंपनी और गवर्नमेंट ऑफिस में फील्ड वर्क और इंटर्नशिप करने का मौका भी दिया जाता है। इसलिए एक प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स कई तरह के डिसिप्लिन सीखते और अप्लाई करते हैं। वो डेली प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और जो प्रोजेक्ट वो पूरे कर लेते हैं उन्हें रेगुलरली प्रेजेंट करते रहते हैं। शुरुआत में पेरेंट्स को हाईटेक हाई के यूनिक करिकुलम पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो अपने बच्चों को वहाँ जाने से रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनके बच्चों को प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत पसंद था। लेकिन जल्द ही पेरेंट्स को उन पर यकीन होने लगा क्योंकि हाईटेक हाई के 70% ग्रेजुएट्स को बैचलर की डिग्री मिलती है। उनमें से ज़्यादातर लोग अपने परिवार में से ऐसे पहले शख्स थे जो ये कर रहे थे, क्योंकि हाईटेक हाई के बच्चे ज़्यादातर गरीब परिवार से आते थे। ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम स्टैंडर्ड टेस्ट और हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर नए बच्चों को एडमिशन देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो वाइट और मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाईटेक हाई हर इनकम क्लास, रेस और जेंडर के बच्चों के लिए एक ब्लाइंड लॉटरी निकालता है। इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल लैरी रोजनस्टॉक मानते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं। इसका अनुमान इस बात से नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो किस तरह के सोशल ग्रुप से आ रहे हैं। हाईटेक हाई का करिकुलम प्रोजेक्ट बेस्ड है। वैसे करिकुलम का मतलब होता क्या है? करिकुलम का मतलब है उस चीज़ का एक फ्रेमवर्क जो स्टूडेंट्स को सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर स्कूल फॉर्मल और इनफॉर्मल करिकुलम को कंबाइन करते हैं। फॉर्मल करिकुलम का मतलब है वो सब्जेक्ट जो एक स्पेसिफिक ग्रेड लेवल के लिए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि इनफॉर्मल करिकुलम में वॉलंटरी यानी इच्छानुसार आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स या क्लब शामिल हैं। स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग फ्रेमवर्क बनाने के अलावा करिकुलम का एक और मकसद है। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक गाइड का रोल अदा करता है कि उन्हें अपने रिसोर्सेज को कैसे बजट करना चाहिए और कैसे सबका टाइम और स्पेस ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आमतौर पर स्कूल के हर दिन को हर सब्जेक्ट के हिसाब से बराबर टाइम ब्लॉक में बांटा जाता है। इसलिए करिकुलम टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक शेड्यूल बनाता है, लेकिन असल में ट्रेडिशनल स्कूल में इसका उल्टा ही हो रहा है। स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं वो चूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अलग शेड्यूल दिया जाता है। जैसे केन रॉबिन्सन जब 14 साल के थे तो आर्ट पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो आर्ट का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि आर्ट्स और जर्मन का क्लास सेम टाइम का था और उनके स्कूल में उनकी उम्र के स्टूडेंट्स के लिए जर्मन पढ़ना कंपलसरी था। बहुत से स्टूडेंट्स भी इसी शेड्यूल की वजह से यही परेशानी झेल रहे थे। स्कूलों को बदलने की ज़रूरत है ताकि स्टूडेंट्स अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर सकें। उनका शेड्यूल ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज्ड भी होना चाहिए। प्रिंसिपल्स फॉर प्रिंसिपल्स।
टीचर्स और स्टूडेंट्स के अलावा प्रिंसिपल भी स्कूल का अहम हिस्सा होते हैं। एक प्रिंसिपल में ग्रेट स्किल्स, विजन और सही एनवायरनमेंट की समझ होना जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स स्कूल में अच्छे से सीख सकें। एक पैशनेट और विजनरी प्रिंसिपल की लीडरशिप के जरिए ही एक एक्सीलेंट स्कूल चलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं क्रिएटिव स्कूल के वो प्रिंसिपल जिनके बारे में हमने बात की थी। एक और एग्जाम्पल है एन क्लार्क का, जो बॉस्टन आर्ट्स एकेडमी की हेडमास्टर थीं, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। बोस्टन आर्ट्स एकेडमी एक पब्लिक स्कूल है जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सुपरविजन में आता है, लेकिन कुछ एरिया के लिए उनके अपने इंडिपेंडेंट रूल्स हैं, जैसे कि ईयरली कैलेंडर, स्टाफ और बजट। पब्लिक स्कूल होने के नाते बोस्टन आर्ट्स एकेडमी में गरीब परिवारों के कई बच्चे पढ़ते हैं। बोस्टन आर्ट्स एकेडमी के 33% नए एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के रीडिंग स्किल्स उनके ग्रेड से काफ़ी नीचे होती है। इसके बावजूद 94% सीनियर स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। मज़ेदार बात तो यह है कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट आर्ट कॉलेज नहीं जाता, बल्कि वो इंजीनियरिंग या डिज़ाइनिंग में जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बोस्टन आर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स एक इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से सीखते हैं। उनका करिकुलम किसी स्टैंडर्ड टेस्ट पर फोकस नहीं करता है। आर्ट बनाना स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनती और क्रिएटिव बनाता है। इससे बच्चों में पैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सहयोग करने की भावना भी बढ़ती है। बोस्टन आर्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने स्कूल का आधा टाइम पढ़ाई करने में और बाकी का आधा टाइम आर्ट्स में लगाते हैं। स्टूडेंट्स आम सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, साइंस और लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही वो आर्ट मेजर जैसे कि पेंटिंग, थिएटर, म्यूजिक और डांस भी सीख सकते हैं। इस स्कूल की प्रिंसिपल एन क्लार्क एकेडमी में एक फाउंडिंग टीचर थीं। पहले वो बहुत स्लो पढ़ने वाले बच्चों को रीडिंग सिखाया करती थीं। उन्होंने नोटिस किया कि स्लो रीडर्स को कुछ घंटे उनका मनपसंद एक्टिविटी करने की इजाज़त देकर आप उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। स्लो लर्नर्स को स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक वगैरह में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता था। फिर एन जब उन्हें सिखाती थीं तो वो और भी बेहतर तरीके से पढ़ पाते थे। एन ने देखा कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पर बेस्ड करिकुलम बनाकर सारे सब्जेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बोस्टन आर्ट्स एकेडमी में स्टूडेंट्स सही तरीके से क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीखते हैं। वो अपना काम दिखा सकते हैं, उस पर हाथों हाथ फीडबैक भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से उसे रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फीडबैक उन्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इसलिए आर्ट्स बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स को क्रिएटिव, इनोवेटिव और मेहनती बनना सिखाता है। बोस्टन आर्ट्स एकेडमी साल में सिर्फ 120 नए स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, लेकिन उन्हें करीब 500 एप्लीकेशन मिलते हैं। लेकिन आर्ट स्कूल से अलग वो बच्चों के पुराने टेस्ट स्कोर या ग्रेड्स को नहीं देखते हैं। एकेडमी का मानना है कि आर्ट्स बेस्ड एजुकेशन हर किसी को मिलनी चाहिए। वो एप्लीकेंट्स को मैथ्स, हिस्ट्री वगैरह के लो ग्रेड्स देखकर रिजेक्ट नहीं करते हैं। एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को ऑडिशन के बेसिस पर चुनता है। वो टैलेंटेड बच्चों को लेते हैं, चाहे उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हो या ना हो। एन क्लार्क कहती हैं कि उनके पास म्यूजिशियंस हैं जो म्यूजिक शीट नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे पेंटर्स हैं जिन्होंने कभी आर्ट क्लास अटेंड नहीं की, और ऐसे डांसर्स भी हैं जिन्होंने कभी बैले लेसन नहीं लिए। एकेडमी बच्चों का पोटेंशियल देखता है जिसे ट्रेन और डेवलप किया जा सकता है। प्रिंसिपल का काम कमांड और कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें क्लाइमेट को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जहां सीखने का कल्चर हो। ये इसके कुछ ज़रूरी फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को लगना चाहिए कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है जो सेम आइडेंटिटी और पर्पस को शेयर करते हैं। उन्हें एक इंडिविजुअल के तौर पर रेस्पेक्टेड फील होना चाहिए जिसके यूनिक इंटरेस्ट, टैलेंट और नीड्स हैं। स्टूडेंट्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो खुद को, अपने सपनों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। स्कूल को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को अपने गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। इंडिविजुअल और एक कम्युनिटी के तौर पर उन्हें अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद रखनी चाहिए, और यह मुमकिन हो सकता है जब स्कूल के पास ग्रेट लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स वाला प्रिंसिपल हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को इंस्पायर करे और सबको सही दिशा में लेकर जाए। कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने स्मोकी रोड के मिडिल स्कूल के बारे में जाना। स्कूलों में एक बैलेंस्ड करिकुलम और स्टूडेंट्स की काबिलियत को डेवलप करने की इंपॉर्टेंस का होना जरूरी है। दूसरी चीज, आपने डेला सेल एजुकेशन सेंटर और माइंड ड्राइव के बारे में जाना। स्कूलों को चाहिए कि वो अपने हर स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करे, ना कि उन्हें सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए ट्रेन करें। तीसरी चीज, आपने नॉर्थ स्टार सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सेंटर के बारे में जाना। ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ भी बदलाव लाया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है अपने स्टूडेंट्स को एडवांस क्लासेस लेने की परमिशन देना। चौथी चीज, आपने सुगता मित्रा के कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट और नई दिल्ली के बच्चों के बारे में भी जाना। एकेडमिक वर्क के साथ प्रैक्टिकल वर्क को बैलेंस करके चलना जरूरी है।
स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहे हैं उन्हें वो एक्शन में ज़रूर अप्लाई करें। पांचवी चीज़, आपने होबार्ट एलिमेंट्री स्कूल के बारे में जाना। टीचर्स को अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करने के लिए, जो कि है स्टूडेंट्स को गाइड करना, थोड़ा और ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए। छठी चीज़, आपने हाईटेक हाई के बारे में जाना। स्टूडेंट्स का शेड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उन्हें वो क्लासेस अटेंड करने में परेशानी ना हो जिनमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। सातवीं चीज़, आपने बॉस्टन आर्ट्स एकेडमी के बारे में जाना। प्रिंसिपल को एक अच्छा लीडर और मैनेजर होना चाहिए जो स्कूल के अंदर लर्निंग का कल्चर डेवलप कर सके। ये क्रिएटिव स्कूल एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। एजुकेशन डायनामिक होना चाहिए, इसे भी दुनिया के साथ बदलने की ज़रूरत है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में नहीं हैं, आज हम इंटरनेट के दौर में हैं। यही वजह है कि हमें अपने बच्चों को आज की चैलेंजेस के लिए तैयार करना होगा। हमें क्रिएटिव स्कूल का ये मॉडल हर पब्लिक स्कूल तक लेकर जाना होगा। हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम अब पुराना हो गया है। इसके अलावा हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने पब्लिक स्कूल को अपग्रेड कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों की यूनिक एबिलिटी को वेस्ट नहीं होने देना है। हमें उन्हें उनकी ताकत को डिस्कवर और इम्प्रूव करने में मदद करना चाहिए। हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि वो जो करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनकी स्किल्स या इंटरेस्ट चाहे जो भी हों, वो हमारी सोसाइटी के वैल्यूएबल मेंबर बन सकते हैं। हमें उन्हें सिखाना होगा कि वो फेलियर नहीं है, वो गलत नहीं है, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है। हर स्टूडेंट वो बन सकता है जो वो बनना चाहता है और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।